हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यह एक निजी कंपनी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। 1765 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में अपनी जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए। दीवानी अधिकार राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकारों को संदर्भित करता है। इन अधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक अधिकार दिए। कंपनी के सेवकों ने इन शक्तियों का उपयोग भ्रष्ट गतिविधियों के लिए किया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी ढांचा तैयार करके भारत कंपनी के मामलों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की। 1773 में विनियम अधिनियम, जिसमें ईआईसी का विनियम कंपनी के सेवकों का निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया गया। इसमें प्रशासनिक परिवर्तन था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के नामित गवर्नर थे। इनका अन्य बदलाव 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपबंध किया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर था। इसका महत्व था ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने प्लस नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया था। निर्देशक मंडल कंपनी का शासी निकाय को भारतीय मामले या राजस्व नागरिक सैन्य के बारे में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करनी थी। इसमें हमारा प्रशासनिक परिवर्तन था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिवादित एवं व्यक्तिगत कानून को प्रशासित करने की शक्ति थी। हिंदू और मुसलमानों का मुकदमा उनके अपने व्यक्तिगत कानून के अनुसार किया जाता था। इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। इसमें बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिपस्त बना दिया गया था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे 1784 का ब्रिटिश भारत अधिनियम। इस कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया। इसमें दोहरी सरकार, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल की प्रणाली बनाई गई थी। पहली बार कंपनी के क्षेत्रों का भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। इसी ने सभी सिविल सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटिश में अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। निदेशक मंडल वाणिज्यिक मामले, नियंत्रक बोर्ड राजनीतिक मामले देखते थे, जबकि कंपनी के मामले और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे 1793 के चार्टर अधिनियम। इसमें हमारे थे भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी के गवर्नर अधिकार दिया गया था। इसमें गवर्नर प्लस कमांड इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। ईआईसीजी को भारतीय राजस्व कर्मचारी प्लस नियंत्रण बोर्ड का भुगतान करना पड़ता था। अब ईआईसी ब्रिटिश सरकार को भुगतान करेगी हर साल 5 लाख पाउंड। अब हम पढ़ते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया को कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अपवाद में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार शामिल है। भारतीय ब्रिटिश का क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का दावा किया गया था। भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को शिक्षा प्रदान करने की एक नई जिम्मेदारी ली। 1 लाख रुपए का आवंटन उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें भारतीय स्थानीय सरकार को कर लगाने और उन्हें भुगतान नहीं करने वाले को दंडित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें पश्चिमी शिक्षा को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच फैलाने की आवश्यकता थी। इस अधिनियम द्वारा मिशनरी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण में ढील दी गई थी। अब हम पढ़ेंगे
1833 के चार्टर्ड अधिनियम, जिसमें सेठ हेलना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया गया, जिससे यह भी शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गैर भेदभाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसमें पहला है, किसी भी भारतीय को धर्म, रंग के आधार पर कंपनी के तहत रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा था हमारा दस्ता का उन्मूलन का प्रावधान 1843 में हुआ था। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा की अंतिम कदम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यूरोपीय लोगों के अप्रवासन और संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ईआईसी के ब्रिटिश प्रशासन के क्षेत्र में ताज का ट्रस्टी बन गया था। इसमें गवर्नर जनरल के पास सभी नागरिक सैन्य शक्ति निहित थी। खुली प्रतिस्पर्धा के लिए प्रावधान नकार दिया गया, जिसमें सिविल सेवा था। भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इसमें हमारे कंपनी के मामलों का विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित अंतिम अधिनियम 1857 के विरोध के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल काउंसिलिंग की विधायिक और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। विधान को एक विशेष कार्य के रूप में माना जाता था। इनमें बदलाव हुए थे हमारे सिविल सेवा के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इसीलिए सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खुला कर दिया गया था। इसका महत्व था, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शाखा ने भारतीय संसदीय सरकार की नींव रखी, जिससे भारतीय सिविल सेवाओं का जन्म हुआ। इसमें हमारे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। इसके लिए परिषद में 6 नए सदस्य प्रदान किए गए, जिन्हें विधान परिषद के रूप में जाना जाता था। विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार शुरू किया गया था। 6 में से 4 सदस्यों का स्थानीय प्रांतीय सरकार मद्रास, बम्बे, बंगाल और आगरा द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें प्रशासनिक मामलों में भारतीयों को शामिल करने के लिए पहला कदम उठाया गया था। अब हम पढ़ेंगे ताज का शासन, जो 1858 से लेकर 1947। 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने का फैसला किया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। यह भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया था। इसे अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 अच्छी सरकार का अधिनियम। इसमें पढ़ेंगे कार्यपाल प्रशासनिक परिवर्तन। इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया गया था। इसमें प्रथम वायसराय और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के लिए एक नए कार्यकाल राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन एवं पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। इसमें 15 सदस्यीय परिषद सलाहकार की भी स्थापना की गई थी। इसका अन्य बदलाव था हमारा दोहरी सरकार की राज्य प्रणाली को समाप्त करने में सचिव की सहायता के लिए नियंत्रण मंडल निदेश मंडल ने इसे समाप्त कर दिया और विघटित पूर्व भारतीय कंपनी प्रशासन सीधी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। चुकू के सिद्धांत जैसे नीतियों को हटा दिया गया। भारतीय राजकुमार और प्रमुखों को स्वतंत्र दर्जा बशर्ते वे ब्रिटिश अधिराज्य को स्वीकार करें। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें हमारा कार्यपाल और प्रशासनिक परिवर्तन, इसलिए पोर्टफोलियो को वैधानिक मान्यता दी गई है, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। हमको विधायिकी परिवर्तन, प्रतिनिधित्व संस्थान। भारतीय विधान परिषद में 6 से 12 सदस्य होंगे, उनमें से आधे गैर अधिकारी होंगे। गैर अधिकारियों में भारतीय शामिल हो सकते हैं, जिसमें हमारा अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। वायसराय ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में गैर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। अन्य बदलाव, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना की गई थी। विकेंद्रीकरण, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायिक शक्तियों को बहाल किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें विधायिकी परिवर्तन पड़ते हैं। सदस्यों की संख्या, केंद्रीय गैर अधिकारियों, प्रांतीय विधान सभाओं में वृद्धि हुई थी और अधिकारी बहुमत अभी भी बना हुआ था। अधिकार प्राप्त विधान परिषद बजट पर चर्चा करने की शक्ति थी। इसके अन्य बदलाव है, चुनाव के उपयोग के लिए समिति प्लस अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया था। चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। प्रक्रिया को कुछ निकाय जिला परिषद नगर पालिका के सिफारिश के आधार पर नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्लो मिंटो सुधार। इसकी कार्यपालिका और प्रशासनिक हमारा अधिनियम था। पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जोड़ने का प्रावधान किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। हमारे विधायी परिवर्तन है, भारतीयों को पहली बार शाही विधान परिषद की सदस्यता दी गई थी और प्रांतीय विधानसभा के पास गैर अधिकारी बहुमत होनी चाहिए था, जिससे ज्यादातर भारतीयों। केंद्रीय विधानसभा में विधान परिषद का आकार 16 से 60 सीट तक बढ़ाया गया था। हमारा अन्य बदलाव था इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिए गए। इसके तहत मुसलमान सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया। अब हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में मांटेगू चमस्फोट सुधार। इसमें हमारे कार्यपाल और प्रशासनिक परिवर्तन था। केंद्र सरकार कार्यपाल और प्रशासनिक परिवर्तन, इसमें हमारा केंद्र सरकार वायसराय कार्यकारी परिषद। वायसराय कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने थे। इसमें प्रांतीय सरकार था हमारा। राज्यपाल कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख होता था। प्रणाली के तहत प्रशासकों को 2 वर्ग के कार्यकारी परिषद और मंत्री थे। आरक्षित सूची का प्रशासन राज्यपाल प्लस कार्यकारी परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसमें राज्य सचिव गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के तहत मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। इसमें स्थानांतरित सूची का प्रशासन राज्यपाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री। इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किया गया था। स्थानांतरित सूची के तहत मामलों में राज्य गवर्नर जनरल के सचिव का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। इसमें विधायकी परिवर्तन थी हमारा केंद्र सरकार। इसमें 10 सीटी निवाद के पेश किया गया था। ऊपरी सदन राज्य की परिषद और एक निचला सदन जो विधानसभा था। प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए दोनों सदनों के सदस्यों का बहुमत। प्रांतीय सरकार प्रांतीय विधानसभाओं का आकार बढ़ाना, अब लगभग 70% सदस्य चुने गए थे। प्रांतों में विषयों का विभाजन 2 समुच्चय की आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची के तहत किया गया था। इसमें हमारा था आरक्षित विषय कानून और व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भूमि, राजस्व आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पादन शुल्क, उद्योग, लोक निर्माण और धार्मिक बंदोबस्ती आदि थे। हमारा अन्य बदलाव था इसमें पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट में अलग किया गया था। इस प्रकार से प्रांतीय विधानसभा का बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रांतों में दैद शासन की शुरुआत। इसमें दैद शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। इसमें तो सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय लोगों और एंग्लो इंडियंस के सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत। लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यकाल स्थापित किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक आयोग 1926 में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कार्यपाल और प्रशासनिक परिवर्तन थे हमारे। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण। संघ में ब्रिटिश भारत रियासतें शामिल होनी थी जो इसमें शामिल होने की इच्छुक थी। संघ आवश्यक संख्याओं में रियासतों के समर्थन की कमी के कारण कभी अस्तित्व में नहीं आया। राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। इसमें द्वैतवाद समाप्त हो गया था। इसमें केंद्र में द्वैध शासक अपनाया गया था। इसमें विधायकी परिवर्तन था हमारा। केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया था तथा 3 सूचियों के तहत। पहला था हमारा संघीय सूची यानी केंद्र, दूसरा था प्रांतीय सूची यानी प्रांत में, असमवर्ती सूची हमारा दोनों में। किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किए गए हैं कि विषयों पर अभिशिष्ट शक्तियां वायसराय के पावर में निहित थी। 11 में से 6 प्रांतों में से द्विसदनीयतावाद की शुरुआत की है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रदान की गई थी। बदलाव था इसमें महिलाओं, दलित वर्गों और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार। देश के ऋण और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1937 में स्थापित संघीय अदालत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1947 ब्रिटिश शासन का अंत। कार्यपाल और
प्रशासनिक अधिनियम, जिसमें भारत विभाजन और 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसमें राज्य सचिव के पद का उन्मूलन हुआ था। विधायिकी परिवर्तन था हमारा 2 डोमिनियन की संविधान सभाओं का अपने स्वयं के संविधान को अपनाने और निरस्त करने का अधिकार दिया गया। कोई भी ब्रिटिश शासन नहीं होगा। इसमें बदलाव हुए हमारे, इसमें भारतीय रियासतों को किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की और भारत या पाकिस्तान स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और